फोटोन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एटम के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि नंबर ऑफ फोटोन एन कैसे निकालते थे हम लोग, एन सी टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, इसी से निकाला था मैंने, इसी से कैलकुलेट किया था। ठीक है, एन माइनस वन बाई टू, ये है नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना। एक बात और इसमें याद रख लेना नोट में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कितने निकल सकते हैं, तो लिखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन n इज इक्वल्स टू n और n माइनस वन। ठीक है, इतने नंबर ऑफ फोटोन लिख लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, किसका था कि कोई एनर्जी लेवल है इस तरीके से, मान लो ऐसे n1 n2 n3 n4। ठीक है, या एक और ले लो n5। इलेक्ट्रॉन्स अगर n5 से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो इसके पास आने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे है, या तो ये डायरेक्ट यहां से इधर फिफ्थ से थर्ड ऑर्बिट में आ जाए, थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, या तो फोर्थ पे आए, फोर्थ से सेकंड पे आए, सेकंड से फर्स्ट में आए। ठीक है, या तो डायरेक्टली फर्स्ट में आ जाएगा। और कौन सा पॉसिबिलिटीज है, और कौन सा जाएगा, 5 से 3 हो गया ना, 5 से 2 और 2 से 1। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ फोटोन के कितना निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन का मीनिंग क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स करेगा, ये सारे केस में क्या हो रहा है, डी एक्साइटेशन हो रहा है। डी एक्साइटेशन के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में है n में और उससे नीचे आया है तो कितना हो जाएगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, कितना हो गया 5 माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, कितना हुआ 10। तो 10 नंबर ऑफ फोटोन हुए। नंबर ऑफ फोटोन का मीनिंग क्या होगा कि लाइट कैसे प्रोड्यूस हुआ है। कहीं पर भी तुम लाइट देखते हो, बिना किसी भी आग की वजह से अगर लाइट जल रहा है तो नंबर ऑफ फोटोन निकला है। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट आएगा, यहाँ से फोटोन निकलेगा इस तरीके से, यहाँ से फोटोन निकला, यहाँ से फोटोन निकला, यहाँ से फोटोन निकलेगा, यहाँ से फोटोन निकलेगा, यहाँ से फोटोन निकलेगा, ये सारे क्या निकलेंगे, फोटोन निकलेंगे। तो ये सारे फोटोन हमें आंखों में दिखता है और कहते हैं कि लाइट प्रोड्यूस हुआ है। ये सभी फोटोन होंगे इसके। समझ में आया लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है। दिस इज द बेसिक कंडीशन हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन एनी। जैसे एलईडी बल्ब है, उसमें देखो कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर सब जलता है, एक एक एलईडी बल्ब। तो ऐसा क्यों होता है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में उतरा हो और यहाँ पे जो लाइट निकलेगा फोटोन के रूप में वो रेड कलर का हो, तो हमारे आंखों को एलईडी बल्ब से रेड कलर दिखाई देगा। थोड़ी देर बाद अगर लाइट इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ में जाएगा तो हो सकता है कि ये हमारे पास ब्लू कलर देगा, हो सकता है ये हमारे पास ग्रीन कलर देगा। तो यू शुड केयरफुल कि हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो फोटोन इतना निकलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा, ऑब्वियसली n और n माइनस वन, कितना हुआ है 5 इंटू 5 माइनस वन, कितना हो गया 20। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन है। हाँ, वो नहीं आ रहा है क्या, हाँ उठाया था, नहीं उठाया, छोड़ दो।
ठीक है। लिख लिया? चलो मिटा दे इसको, यहाँ देखो। अरे उसको बोलो ना कि तुमको क्या बोल, तुमको सीएस सर बुला रहा है, तुम आ क्या नहीं रहा है? तुमको क्या बोले थे कि कह देने के लिए आएगा तो हम सर को बुला लेंगे अभी। देखो भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, लास्ट क्लासेस में मैंने तुम लोगों को एक टर्म पढ़ाया था एक्साइटेशन। क्या पढ़ाया था? एक्साइटेशन। और दूसरा क्या पढ़ाया था? डी एक्साइटेशन। एक बार रिकॉल कर रहा हूं, फिर से देख लेना एक बार। डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होगा? लाइन खींच लो यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। कहां जाएगा बोलो? लोअर ऑर्बिट से हायर। और डी एक्साइटेशन में, डी एक्साइटेशन में क्या होगा? हाँ, हायर से लोअर आएगा। एक बात और, कल मैंने क्या क्या बताया था? एनर्जी कितना होगा इसका? E1 की वैल्यू 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर वाले की एनर्जी 3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी -1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी 0.85 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? ये सब इसकी एनर्जी है। अब मुझको बताओ, इलेक्ट्रॉन्स अगर फोर्थ ऑर्बिट से, सॉरी ये सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में गया है, n1 इक्वल्स टू 2 से कहां तक गया है? n2 इज इक्वल्स टू 4 ऑर्बिट तक गया है। तो इस केस में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा? यस, E4 माइनस ऑफ E2। क्लियर है? E4 माइनस ऑफ E2 सिखा रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल देंगे इसलिए ध्यान से देखना। कितना हुआ? डेल्टा E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.85। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, हाँ 3.4 ब्रैकेट लगा के जेड स्क्वायर लिख लेना। और यूनिट कौन सा होगा इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आई वैल्यू? 2 पॉइंट समथिंग को कितना है? 2.5। एनर्जी किस में लिखे हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में? जूल में। कैसे लिखेंगे इसको? इन जूल। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको जूल में लिखने के लिए? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। 2.55 जेड स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.6 इंटू 10 का पावर -19 किस में आ जाएगा? जूल में। एक ही चीज को बार बार मत पूछना, आप बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? याद रखेगा इसको। किसका केस है ये? एक्साइटेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो रिक्वायर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए उसको, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। और यही कंसेप्ट सेम काम करता है डी एक्साइटेशन में। जैसे कि कोई हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन N4 से, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके थर्ड ऑर्बिट में आया है, ठीक है ना? थर्ड ऑर्बिट में आया है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आया है इस वाले को। तो कितनी एनर्जी यहां पे डेल्टा E की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलो यहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा? E4 माइनस ऑफ E3। अगेन सेम कंसेप्ट रहेगा। E4 की वैल्यू कितनी है? -0.85 माइनस
माइनस ऑफ 1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आई वैल्यू इसकी? 0 पॉइंट ये ज्यादा 0.66। बी केयरफुल, जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 लिख देना, लिथियम है तो जेड की वैल्यू 3 लिख देना, हीलियम है तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे करके। और इसी एनर्जी को जूल में लिखने के लिए क्या करोगे? हाँ, आराम से आंसर लिखना और आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ये पूरी वैल्यू जूल में आ जाएगी। आई होप इस यहाँ तक क्लियर होगा बात सब, ठीक है। और जैसे डी एक्साइटेशन होगा तो क्या निकल के आएगा? फोटोन। तो इसको कहेंगे रिलीज फोटोन। इसका नाम क्या हुआ? रिलीज फोटोन। रिलीज फोटोन। उसकी एनर्जी कितनी है? बात तो बराबर है, ऊपर उठाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतना एनर्जी ऊपर जाने में लगा है, तो इतनी एनर्जी रिलीज भी कर देगा। यह है रिलीज ऑफ फोटोन, ठीक है। तो इधर से जो लाइट निकला है इसकी डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आई? कितना? 0.66 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो, ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है। मैंने भले कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछे कि N4 से इलेक्ट्रॉन कहां पे आया है? N2 में आया है। किस में आया है? बोलो, कहां से कहां पे आया है? N4 से N2। तो एक्साइट हुआ या डी एक्साइट हुआ? डी एक्साइट हुआ, तो फोटोन रिलीज करेगा। अब फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? ये एनर्जी 2.55 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी समझ में आया बात को? नहीं, एक्साइटेशन में फोटोन को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए तो एब्जॉर्प्शन रिलीजन। थर्ड पोस्टुलेट क्या लिखा रहा है? वही तो है थर्ड पोस्टुलेट। इसमें एब्जॉर्ब करेगा, इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसमें एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से जो दे हुए, बाहर से जो एनर्जी दी है, और रिलीज वाले केस में जब ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज कर देगा। चलो, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या बताया था मैंने? एनर्जी जब टॉपिक पढ़ाया था मैंने एटम में, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हाँ। अगर टोटल एनर्जी दिया हुआ है तुमको, यहां देखो, अगर टोटल एनर्जी दिया है -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दिया है? तो पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अरे डबल करेगा ना उसका। अगर किसी भी ऑर्बिट का या किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया हुआ है -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल एनर्जी है ये सभी किसकी एनर्जी? टोटल एनर्जी है। तो इसका तुम लोग, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा। करें इस पे क्वेश्चन देके देखें एक बार। चलो लिखो ना क्वेश्चन। ये सीबीएसई उड़ीसा में पूछा गया है 2008 और 2023 में। लिखो, मिटा रहा हूं इसे, मिटा दे। चलो क्वेश्चन लिखना। लिखो, द ग्राउंड स्टेट, क्वेश्चन लिखना। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. Number 2, what is the potential energy of electron in third excited state? If electron jumps to the ground state from third excited state, calculate the wavelength of photon emitted. सर n इक्वल टू 1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है हाँ, तो और किसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट? और n इक्वल टू 2 जो है वो फास्ट एक्साइटेड स्टेट है. हाँ, सही है. हमें उम्मीद है कि इस टर्म का मतलब समझते होगे तुम लोग. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है, ये बात समझ रहा है ना? अगर नहीं है तो एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लो आइडिया को. हमें उम्मीद था कि यहाँ देखो, ये है ग्राउंड स्टेट. ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट. ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये कौन सा है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ये है थर्ड एक्साइटेड और ये है फोर्थ एक्साइटेड. तो ये है n इक्वल्स टू 1 और ये है n इक्वल्स टू 2, ये है n इक्वल्स टू 3, ये है n इक्वल्स टू 4 और ये है n इक्वल्स टू 5. आई होप नाउ इट इज क्लियर. एक्साइटेड का मीनिंग क्या है? कैसे करोगे क्वेश्चन को? पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ. अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने पिक्चर क्लियर कर दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है. तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ऑब्वियसली -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आंसर खत्म. इसकी कहानी इतनी ही है. ठीक है. हाँ, कोई जैसे कि ये कहता है कि आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, आपको इसको सॉल्व करना चाहिए. तो हमें इसका आंसर तो मैंने लिख दिया, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे क्या था?
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था। आप वैल्यू पुट कर लो -13.6, जेड की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आ जाएगा 1, जेड स्क्वायर तो लिखिए दिया, आप बार बार काहे लिखोगे, खाली एन स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा इसमें, क्या डिवाइड हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर, जरा सॉल्व करो इसको, कितना होगा 13.6 डिवाइडेड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करो। हाँ तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन है, यही है ना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, इसीलिए थर्ड डाला गया है। जरा डिवाइड करो, इतना आ रहा है क्या, आया इतना, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसी एनर्जी को तुम लोग कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन याद रखना काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में लिखना, मॉड डाल करके, यह है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी काइनेटिक एनर्जी को जूल में कैसे लिखोगे, इसी काइनेटिक एनर्जी को जूल में कैसे लिखेंगे, कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, कितना आया आंसर, जरा बताओ हमें इसका, काइनेटिक एनर्जी का मॉड कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, सॉल्व कर दो कितना आएगा, कितना है, (2.4 इंटू 10 का पावर -19 जूल, ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी। हो गया, या तो आप डायरेक्ट आंसर लिखो या फिर सॉल्यूशन करके लिखो, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप सॉल्यूशन करिएगा, वो इस तरीके से होगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, कौन से ऑर्बिट का पूछा है, थर्ड ऑर्बिट का पूछा है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, क्योंकि यह है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब मुझको बताओ पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है डबल ऑफ टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, यही बात है। तो हमें ये बता दो, 2 मल्टीप्लाई कर देना, 4 ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितना था, -0.85, बस खत्म, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा ये। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ फिर से देख लेना, एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मॉड में इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये मैंने लिखा हुआ था अगर ध्यान दोगे तो, जब मैंने एनर्जी वाला बताया था, इसी कंसेप्ट, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी एक ले लो, जैसे यही दोनों ले लिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। कितना आया ये वैल्यू बताओ, 1.6, सही है, 1.7 आएगा। डन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया आंसर। थर्ड की बात करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कैलकुलेट द वेवलेंथ पूछा है हमें। तो
बहुत आराम से सॉल्व करना इसको। प्रॉब्लम कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, बोलो। थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड ऑर्बिट से कहाँ पे गया है, फर्स्ट ऑर्बिट पे गया है, यही ना, फर्स्ट ऑर्बिट पे गया है। तो एनर्जी पहले निकाल लो, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर कितना एनर्जी रिलीज करेगा। डी एक्साइट्स हुआ है ना, डी एक्साइट्स हुआ तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो E3 माइनस ऑफ E2 सॉरी E1, इसकी वैल्यू कितना है, सॉरी ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना, तो 4 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 4। कितनी है इसकी वैल्यू, माइनस 0.85, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड की वैल्यू हटा देना क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहा है ये। तो कितना आया वैल्यू ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत केयरफुली देखना, ध्यान से कैसे सॉल्व करता हूँ। एनर्जी आ गया, इस एनर्जी को पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, होगा इतना। एनर्जी किस में आ गया, जूल में। एनर्जी किस में आया, इस एनर्जी को किसके इक्वल लिखोगे, hc बाई लेमडा, जिसको h न्यू लिखते हो तुम लोग, याद होगा, ठीक है। लेमडा पूछ रहा है, यहां से लेमडा निकाल लो, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो आप इसको डायरेक्टली लिखिए, लेमडा इज इक्वल टू hc बाई डेल्टा ई, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, 10 का पावर माइनस 34। लाइट की स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट ध्यान रखना, सारा ऐसा यूनिट में है। एनर्जी किस में है, 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, ये मीटर में आएगा आंसर। किस में आएगा, मीटर में। जीरो पॉइंट 97 माइनस 7 ये आया, ओके। ये आया है, तो किस में यूनिट कौन सा है, मीटर। देखो ध्यान से कैसे, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, पॉइंट को किधर लेके जाना, इधर। इसको 10 बनाने का कोशिश करो, 10 का पावर माइनस 10 बनाने की कोशिश करो, तो कितना हो जाएगा 970 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। अरे इधर जाएगा, देख लेना रे। तो कितना आया 970 एंगस्ट्रॉम आंसर। एक बार इसको मल्टीप्लाई करो ना, HC को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना, H और C को मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी करना। 19.8। हाँ एक मिनट, कितना आया 19.8 मीटर में, इसी बताओ। -26। क्या बोल रहा है, ठीक है। याद है, ध्यान से देखना रे। इसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से डिवाइड करो ना एक बार। तुम लोग आंसर लिखो तब तक, ठीक है, फालतू ब्रेन मत लगाओ, जो हम कर रहे हैं। 12.375 कितना आया 12.375 और माइनस। अब ध्यान देना यहाँ पे, मुझको वैल्यू कंफर्म करना। देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये नोट में लिख लेना अपना, कैलकुलेशन से बच जाओगे, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। HC की वैल्यू जहाँ पर भी हो वहाँ पे इतनी वैल्यू पुट करना, 1235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर लेना अपना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी याद रखना। HC की वैल्यू डायरेक्ट कितना पुट करोगे 1235। यूनिट कौन सा रहेगा,
चेक करना है तो तुम लोग यहाँ से चेक करके बताए थे अभी जो मैंने कैलकुलेशन करवाया था, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है, उसको पहले जल्दी से लिख लो। रिचबर्ग फॉर्मूला देखा होगा तुम लोगों ने, रिचबर्ग कांस्टेंट या रिचबर्ग फॉर्मूला कहते हैं इसको हम लोग, रिचबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो यहां से, व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites from higher to lower orbit, then it release the energy, ध्यान से देखना भाई। तो डेल्टा ई कैसे लिखते हो इसमें, E2 माइनस ऑफ E1, याद होगा या भूल गया क्या, यही लिखते हैं ना। तो डेल्टा ई कैसे लिखे, (13.6) Z स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। ऐसे लिखते थे ना, जिसमें बाद में वैल्यू अपना पुट करते थे तुम लोग। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, पुट कर दोगे तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। मैं जनरल इक्वेशन बना रहा हूं ताकि हम रिचबर्ग कांस्टेंट जैसे शब्द को एक्सप्लेन कर सके। डेल्टा ई को क्या लिख सकते हो, hc बाई लेमडा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लो, तो hc बाई लेमडा में से 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, क्लियर है। 1 अपॉन वेवलेंथ कितना हो जाएगा, इसको नीचे लेके आओ, 13.6 डिवाइडेड बाई hc इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, 1 अपॉन वेवलेंथ, इसकी वैल्यू देखो, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे रिचबर्ग कांस्टेंट आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। आर हो गया यहां पे रिचबर्ग कांस्टेंट, आर की वैल्यू हम लोग बहुत पुट करके देख लोगे, आंसर सब आ जाएगा। ये आएगा 10 का पावर 7 पर मीटर, ठीक है, 10 का पावर 7 पर मीटर। यह है रिचबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, ठीक है। ऑल्सो एक बात और याद रखना, कई बार इसको हम लोग वेव नंबर के नाम से लिखते हैं, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, जेड को हटा दो हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूला को लर्न कर लेना, लर्न इट, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग वेव नंबर, ये 1 बाई लेमडा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 10 का पावर 7 पर मीटर, आर की वैल्यू 10 का पावर 7 पर मीटर। इसको रिचबर्ग कांस्टेंट कहते हैं हम लोग, रिचबर्ग कांस्टेंट।
तो 30.6 को आपने 8 में काट दिया। हाँ 30.6 by 80 को 8 में। हाँ, h की वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10 का पावर -34 और c का लाइट की स्पीड सॉल्व करोगे इतने आएगा। एक्चुअली आता इतना है, वो तुम देखोगे तो ये आएगा 10 समथिंग 098 ऐसे करके 53 ऐसे करके वैल्यू आती है, लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी, उसको डायरेक्टली 10 का पावर 7 लिखा गया है। चलिए चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर 20 का बात करेगा। वो हम खत्म करेंगे, तुम कब खत्म करेगा वो बताओ। ठीक है, देखो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है इसके अंदर, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाम सुना होगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे लिखो सभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस, ठीक है। तो पहले देख लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसेस व्हेन लाइट, ठीक है, व्हेन लाइट, या ऐसे लिखना व्हेन फोटोन या इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम one orbit to another orbit, then, ठीक है, then it releases the photon, ठीक है। This will, ठीक है, shown as the spectrum lines, ठीक है। जैसे यहां देखो ठीक है, ऐसे ही है ना रे। ठीक है, यहाँ देखो हम सब ये है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से डायरेक्ट कहां पे पहुंचे, पहला ऑर्बिट में, ठीक है, 7th से फर्स्ट ऑर्बिट में, 6th से फर्स्ट ऑर्बिट में, 5th से फर्स्ट ऑर्बिट में, 4th से फर्स्ट ऑर्बिट में,
थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। अब ठीक इसका उल्टा, इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में, 7 से सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में। इसको कहेंगे हम लोग बामल सीरीज। इन्फिनिटी से थर्ड ऑर्बिट में, 7 से थर्ड, 6 से थर्ड, 5 से थर्ड, 4 से थर्ड, इसको कहेंगे हम लोग पास्टन सीरीज। इन्फिनिटी से फोर्थ ऑर्बिट में, 7 से 4 ऑर्बिट में, इसको हम लोग कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, और एक है पी फंड। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज। ठीक है, ये सब होता है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल, ये सारा यूवी में रहता है। ठीक है, यहां देखो, अब इसको बना लिया इसको। इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। पी फंड, हाँ, ये पी फंड है। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज है, पी फंड सीरीज है। इसके बाद एक और है हम्फ्री सीरीज, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे, यहाँ देखो पूछेगा लाइमन सीरीज का शॉर्टर वेवलेंथ निकालने के लिए। क्या पूछेगा? लाइमन सीरीज का शॉर्ट। तो निशान लगा लो सब।
पहला वाला हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्टर वेवलेंथ क्या कहलाएगा? और इसका लाइमन सीरीज का लास्ट वाला कहलाएगा लॉन्गर वेवलेंथ। क्या कहलाएगा? लॉन्गर वेवलेंथ। ऐसे ही जी TH ना, पहला वाला क्या कहलाया? जो इन्फिनिटी से 1 ऑर्बिट में डायरेक्टली है तो उसका वेवलेंथ कौन सा होगा? शॉर्टर वेवलेंथ। कोई पूछेगा कैलकुलेट द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो n1 की वैल्यू लोगे ये, और आया कहां से? इन्फिनिटी से, तो ये कौन सा हो जाएगा? n2। कौन से फॉर्मूला में यूज करना है? तो वही वाला फॉर्मूला लेमडा इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बी केयरफुल, इस फॉर्मूला को यूज करके शॉर्टर वेवलेंथ निकालना होगा। ठीक है। और पूछे लाइमन सीरीज में लॉन्गर वेवलेंथ निकालो, तो लॉन्गर वेवलेंथ में n1 की वैल्यू कितनी होगी? लॉन्गर में n1 की वैल्यू, n1 तो यही रहेगी यार, ये तो 1, n2 की वैल्यू कितनी होगी? 2। यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। शॉर्ट किस में? लॉन्गर वेवलेंथ में। और शॉर्टर वेवलेंथ में ये 1 का स्क्वायर और यहां पे इन्फिनिटी का स्क्वायर। याद रखेगा इसको। शॉर्टर वेवलेंथ कहां से कहां तक होगा? इन्फिनिटी से n1 तक। लॉन्गर वेवलेंथ n2 से लेकर के n1 तक। यही काम सारे सीरीज में करने हैं। अगर तुम बामर सीरीज को देखोगे तो इसका शॉर्टर वेवलेंथ कौन सा होगा? इन्फिनिटी से 2 तक। लॉन्गर वेवलेंथ कौन सा होगा? 3 से 2 तक। ये हर किसी में एप्लीकेबल है, चाहे वो ब्रैकेट पढ़ो, पी फंड पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। यू शुड क्लियरली आइडेंटिफाइड दैट, ये क्लियर कर लेना कि इन्फिनिटी से जो लंबा वाला लाइन है वो हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ कहलाता है, जो छोटा वाला लाइन है वो हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, तो शायद क्लियर हो जाए। इसको मिटा दे। या देखो, ये क्वेश्चन जेई मेन अप्रैल में पूछा गया है और सीबीएसई उड़ीसा में 2017 में पूछा है। ठीक है, लिखो द शॉर्टर वेवलेंथ। क्वेश्चन देखो, या द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट for the Lyman series of hydrogen spectrum is 4 angstrom. Calculate the shorter wavelength या short wavelength limit of Balmer series of hydrogen spectrum। भाई पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ हमें होगा कि नहीं। ठीक है, 23 अप्रैल 23 में जेई मेन में पूछा है ये क्वेश्चन, और उड़ीसा के 2017 सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा है। कर पाएगा क्या?
करो ना कितना आंसर आ रहा है जरा हम भी देखें। लिखा क्या हुआ है, कौन सा वेवलेंथ है, शॉर्टर है, तो पहले तो फॉर्मूला बताओ कौन सा, 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो लिखो यहाँ पे फॉर लाइमन सीरीज के लिए, यहाँ लिखना फॉर लाइमन सीरीज, ध्यान से देखना, फॉर लाइमन सीरीज। पहले लाइमन सीरीज की कहानी है उसको लिख लो। तो 1 बाय लेमडा 1, या फिर तुम इसको लाइमन सीरीज के लिए LS लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू R रहने दो। बता भाई 1 बाई n1 की वैल्यू कितनी होगी लाइमन के लिए, 1 का स्क्वायर माइनस n2 इन्फिनिटी का स्क्वायर। समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन लाइमन सीरीज कितना आया, सीधी बात है R के इक्वल है, हो गया ना। और इसका वेवलेंथ दे रखा है, इसका वेवलेंथ कितना है भाई, तुम देखोगे तो R इक्वल्स टू 1 बाय कितनी है भाई, 913.4 एंगस्ट्रम, है कि नहीं? अरे है ना, यही है ना। आगे बढ़ो। नाउ क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, बामर सीरीज का, वो भी कौन सा, शॉर्टर वेवलेंथ का। तो फिर से फॉर्मूला लिखो, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू R 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, 1 अपॉन बामर सीरीज इज इक्वल टू R, n1 की वैल्यू कितना, n1 कितना होगा, 2 अरे 2 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1 बाय बामर सीरीज इज इक्वल टू R अपॉन 4, हमें क्या चाहिए, तो लाइमन सॉरी बामर सीरीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, 4 बाय R, 4 बाय R। तो चलो भाई फटाफट कैलकुलेट करो, कितना होगा, 4 इंटू इसको 1 अपॉन कर लो तो कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अरे आ गया क्या आंसर, ठीक है। कोई ज्यादा जान नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। 365.3.6 कितना आया, 365 हाँ 3.6 ठीक है। सिंपल क्वेश्चन सब तुम लोग उसको हिट कर पाओगे। थोड़ा सा हम लोग अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन देखो, using Rydberg formula calculate the longest wavelength belonging to Lyman and Balmer series, in which region of hydrogen spectrum do these transition lie, given R equals to 1.1 into 10 का पावर, यह भी CBSE बोर्ड में पूछा गया 2015 में।
ठीक है, याद रखना इस बार r की वैल्यू 10 का पावर 7 यूज मत करना। क्या यूज करोगे? 10 का पावर 7 ये यूज करना। चलो करके बताओ हमें। लॉन्गर वेवलेंथ है तो कौन सा फॉर्मूला होगा इसमें? उल्टा हाँ उल्टा हो जाएगा, सही है। कैसे करेंगे इसमें? पहला किसका काम करता है? पहले लाइमन का। पहले फॉर लाइमन फॉर्मूला बताओ। 1 बाई लेमडा इक्वल्स r 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। 1 बाई लेमडा r की वैल्यू कितना? 1.1 इंटू 10 का पावर 7। 1 बाई n1 की वैल्यू कितनी? अरे लाइमन का पूछ रहा हूं भाई। तुम बेवकूफ है, थप्पड़ लगा देंगे सब। अरे n1 पूछ रहा हूं कितना है? कौन सा है यहाँ पे भाई? कौन सा लिखा हुआ है ये? तो कितना लिखोगे? 2 का स्क्वायर। 1 बाई लेमडा कितना है? 1.1 इंटू 10 का पावर 7 कितना आया भाई? 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4 कितना आया? 3 बाई 4। सॉल्व कर सकते हो इसको आगे? मीटर में आएगा यार, आंसर किस में आएगा? लेकिन लेमडा कितना निकला? 1 डिवाइड करो इसको। 0.825 इंटू 10 का पावर 7। अब ये आने वाला है मीटर में आंसर। 1.821। हाँ सॉल्व कर लेने को। बामर का बताओ फटाफट। बामर में भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। r की वैल्यू 1.1 इंटू 10 का पावर 7 1 अपॉन बामर में n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो क्या आ गया? अब तो कर लेगा ना इसको। अच्छा एक खूबसूरत क्वेश्चन है और ये तुम लोग बताना, ये उड़ीसा 2017 में पूछा है क्वेश्चन। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम is used to excite a gaseous hydrogen atom at room temperature. At room temperature. Determine the wavelength. Determine the wavelength. Determine the wavelength corresponding. फिर तुम केमिस्ट्री वाले सर को फोन करो। अभी हाँ सीरीज ऑफ लाइन इमाइटेड। क्यों? बैठ जा रहे तुम ऑफिस में बैठो जाओ। ओम प्रकाश हो गया। हाँ खत्म होने वाला है। और भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लेना इस बार के लिए, मैं बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लेना इस अभी आने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए।
मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो पहले फटाफट, क्या होगा आंसर? कौन से ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन? ग्राउंड से कौन से ऑर्बिट में जाएगा? वो क्लास को नहीं ये तो क्वेश्चन आज देखते हैं अभी अभी सब बताया था हमें, कितना होगा? कौन से ऑर्बिट में गया है? अगर इतनी एनर्जी से किसी हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाए, इतनी एनर्जी दे करके भाई सीखना चाहता नहीं है ये सब। इसकी एनर्जी कितनी थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बोलो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके इसके अब जरा इसको इसे सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या डेल्टा ई की वैल्यू 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आ रहा है क्या? तो ये ब्रेन में क्लिक होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, और 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार उम्मीद है कि आ सकता है। तो तुम एनर्जी देख के पता लगा लेना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से लेकर के कहां तक गया है? 4th ऑर्बिट में। ठीक है, खैर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पूछ रहा है वेवलेंथ पता करो भाई, इसका वेवलेंथ कितना हुआ। तो सीधी बात है कि एनर्जी कितना दिया हुआ है, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो पहले, कितना मल्टीप्लाई करोगे? एनर्जी है पूछ कर रहे हैं हमसे, तो hc/λ, यहां से लेमडा निकाल लेना, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना कैसे किया है इसको? बंद करो इसको, इसको बंद कर दो, बहुत टाइम लेगा ये।